नमस्कार, अपना हिमाचल में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। सीएम सुक्खू ने चंबा जाने से पहले कांगड़ा का हवाई सर्वे किया। इस दौरान सीएम ने कांगड़ा में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान शाहपुर के विधायक केवल पठानिया भी सीएम के साथ मौजूद रहे। सीएम सुक्खू ने हाल में आई आपदा से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान जताया है और कहा है कि हिमाचल के रेस्टोरेशन में काफी समय लगेगा और इसके लिए उनकी सरकार अलग से रणनीति बनाएगी। सीएम ने कहा कि आपदा से उबरने के लिए काफी पैसों की भी जरूरत होगी और वो मदद के लिए जल्द पीएम और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, अभी तक तो केंद्र सरकार से जो सहयोग की बात है, उन्होंने ये केंद्रीय टीम भेजी है और केंद्रीय टीम अपना आकलन जो है भारत सरकार को देंगे और जल्दी मैं भी देश के प्रधानमंत्री को मिलने वाला हूँ, देश के होम मिनिस्टर को मिलने वाला हूँ। मैं भी जाऊँगा और जिस प्रकार की त्रासदी आई है, तकरीबन 8,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। 170 के करीब अभी हम कह सकते हैं कि जो मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इस त्रासदी से मैं सभी हिमाचल वासियों को भी कहना चाहता हूँ कि आपने जिस हिम्मत का परिचय हिमाचल वासियों ने दिया और हमने जैसे कुल्लू क्षेत्र है या होली का, हमने वहाँ ना पानी की समस्या आने दी, ना ही बिजली की समस्या आने दी। 48 घंटों के भीतर हमने सब सुविधाएँ उपलब्ध करवा दी है। कुल्लू में 2 दिन से बाद बिजली नहीं थी। मैंने खुद 3 दिन वहाँ बैठकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन इवैक्यूएशंस का और 75,000 टूरिस्टों को निकालने का हमने खुद देखा है। मेरा ये मानना है कि हिमाचल वासियों ने जिस प्रकार का साथ हमारा दिया है, मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। अब हमारा प्रयास रिस्टोरेशन की तरफ है। नुकसान हुआ है उसके लिए काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी पैसे की भी जरूरत है। तो इस दृष्टिकोण से हम आगे की रणनीति बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला के जुब्बल, कोटखाई और रोहडू के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और यहां पीड़ितों की मदद मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि सरकार दावे करने के बजाय जमीन पर जाकर देखे। कई प्रभावितों को एक पैसा तक नहीं मिला है। जिनके घर तबाह हो गए हैं, चले गए हैं, उन्हें त्रिपाल तक नहीं दे पाई है ये सरकार। बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर बरसात के कारण हुई है और ख़ास तौर से पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर एप्पल के किसी बेल्ट को हम कहते हैं कि सबसे बड़ी बेल्ट है तो ये इलाका उसमें आता है। जी, मैं देख रहा हूँ कि निजी संपत्ति को, लोगों के घरों को भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत सारे घर बह करके चले गए जी और बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो सड़क को हुआ है जी। और चिंता का विषय यह है कि एक तरफ सेब का सीजन पूरा पीक पर आ गया है जी, सड़कें अभी तक रिस्टोर नहीं जी। जो लिंक रोड हैं वो सारे के सारे अभी तक बंद है, उस पर तो काम हुआ ही नहीं। लेकिन मेन रोड की अगर हम बात करें तो उस पर भी अभी तक स्थिति है कि बहुत ज़्यादा काम उस पर शुरू नहीं हो पाया, जो चिंता का विषय है। और इस इलाके की एप्पल की इकॉनमी सबसे बड़ी मदद करती है जी यहाँ के परिवारों को। उस दृष्टि से मैं एक बात को देख करके थोड़ा चिंतित भी हूँ और हैरान भी हूँ कि जो प्रभावित परिवार हैं जी, उनसे जब बातचीत होने के लिए हम वहाँ पर खड़े हुए तो बातचीत हुई तो राहत के रूप में भी अभी तक उनकी मदद नहीं हुई। और मैं सुबह यहाँ शिमला से चलने के बाद इस इलाके में घूम करके आया हूँ। तो पिछला गांव था हमारा, जिस गांव में कमेंट गांव जहाँ से हम वापिस हुए, तो एकमात्र जगह हमको जेसीबी दिखी जो सड़क को खोल रही जी। यानी कि अभी तक सड़क को खोलने के लिए जो MDR है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये, और CRF के अंतर्गत इस सड़क को बनाया गया था, पक्का बनाया गया था, उसके बावजूद भी ये प्रायोरिटी नहीं हो पाई। और सबसे बड़ा एप्पल का इलाका इस बेल्ट इस रोड के माध्यम से कवर होता है और जिसके कारण मैं देख रहा हूँ कि सेब की जो फसल तैयार है उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का लोगों को सामना करना पड़ रहा है।
खबर कुल्लू से है, जहां 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश के चलते सेंज बाजार में हुई तबाही को लेकर प्रभावितों ने एनएचपीसी स्टेज 3 पर लापरवाही का आरोप लगाया और प्रदेश सरकार से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रभावितों ने एनएचपीसी स्टेज 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस में एप्लीकेशन भी दी है। प्रभावितों का आरोप है कि 9 और 10 जुलाई को जब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था तो उस वक्त एनएचपीसी स्टेज 3 के सियुंट डैम से वक्त पर पानी रिलीज नहीं किया गया और जब 10 जुलाई को डैम में पानी ओवरफ्लो हुआ तब अचानक सभी गेट खोल दिए गए, जिससे सेंज बाजार में तबाही मच गई और देखते देखते बाजार में 30 घर बाढ़ में बह गए। दर्जनों मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। हम यहाँ सेंज मैदान में सभी बाढ़ प्रभावित इकट्ठा हुए हैं आज, और सब लोग बहुत गुस्से में हैं क्योंकि इस बाढ़ का सबसे बड़ा कारण एनएचपीसी की लापरवाही है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है जैसे दूसरे स्थानों पे हुई है। जैसे ही बाढ़ आई, बाढ़ के पानी में डैम का पानी गलत तरीके से छोड़ दिया गया और उससे इतना बड़ा विनाश हुआ। ये सीधा सा हम ये मानते हैं कि इनके पानी मैनेजमेंट करने के जो सिस्टम है या इनके पास जो सेफ्टी मेजर्स हैं पब्लिक के लिए, वो बिल्कुल हैं ही नहीं। हम जो है सेंज में प्रभावित बंदे हैं, हमारी सारी दुकानें वगैरह चले गई है, मकान, रोजगार, हर चीज, हम बेरोजगार हो गए हैं। और हमने डीसी साहब से बात की थी, अभी भी कुछ मकान हमारे बचे हुए हैं कि ये जो है फ्लैशिंग करने के लिए इनको कोई इजाजत ना दी जाए अभी, और हमारे से बातचीत करने के बाद ये फ्लैशिंग करे। पहले हमारे को सुरक्षित बोलें दी जाए, हमारे दरिया को अच्छे से चैनलाइज करें। पूरी की पूरी चले गई है, नदी बन गई है, खंडर बन गया है, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, कहीं भी हमारी जमीन का जिक्र ही नहीं है। और सबसे दूसरी बात है, हाथ जोड़ के मेरी न्यूज चैनल वालों से कि जो आप लोग बोल रहे हैं कि 3 करोड़ का पिटारा खोल दिया है, वो किसके लिए खोला है? सेंज के लिए, लोगों के लिए खोला कि वो तो राहत कोष में दे दिया है। सीएम सुक्खू आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चौगान मैदान में आयोजित दंगल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दंगल में विजेता बने नूरपुर के सोनू कुमार को गदा भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला बेहद ऐतिहासिक है और प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाजों को जीवित रखने के लिए ऐसे मेले का आयोजन किया जाना बेहद जरूरी है। नेशनल मिंजर फेयर है और काफ़ी प्राचीन है। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, हमारे रीति रिवाजों को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वो हमें प्राचीन संस्कृति से भी जोड़े रखते हैं और आधुनिक सभ्यता का भी परिचय देते हैं। चंबा में मिंजर मेले के समापन समारोह में मिंजर विसर्जन के लिए अखंड चंडी महल से मंजरी गार्डन तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए और फिर मंजरी गार्डन से रावी नदी में मिंजर भी प्रवाहित की। चंबा पहुंचने पर सीएम सुक्खू का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। यहां कर्मचारियों ने ओपीएस लागू करने के लिए सीएम का आभार जताया। सीएम का आभार जताने के लिए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी यहां पहुंचे थे। यहां सीएम ने सर्किट हाउस चंबा में लोगों की समस्याएं भी सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में 82 करोड़ 14 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इन परियोजनाओं में राजकीय सह बहुतकनीकी महाविद्यालय का छात्रावास, मुख्यमंत्री लोक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बनीखेत का ओपीडी खंड और नागरिक अस्पताल के कर्मचारियों के आवास शामिल हैं। तकरीबन 4 महीने के इंतजार के बाद हिमाचल सरकार का अपना हेलीकॉप्टर आ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा दौरे पर इसी हेलीकॉप्टर से गए। यह हेलीकॉप्टर राज्य सरकार को 2,58,000 प्रति घंटे की किराए पर मिलता है। लगातार
3 बार टेंडर कैंसिल होने के बाद हिमाचल सरकार को ये सस्ता हेलीकॉप्टर मिल सका। ये पहले लिए गए हेलीकॉप्टर से 82,000 रुपए प्रति घंटा सस्ता है। इसके बीच में 3 महीने के लिए राज्य सरकार ने 3,40,000 प्रति घंटे की दर पर हेलीकॉप्टर लिया था, जबकि उसकी सीटिंग क्षमता भी साथ ही थी। और ये हेलीकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड ग्रैंड मॉडल है और एयर चार्टर सर्विस कंपनी ने टेंडर के जरिए इसे राज्य सरकार को अगले 3 साल के लिए उपलब्ध करवाया है। खबर हिमाचल में बीजेपी के ताल्लुक से, जहां बीजेपी में राज्य और जिले की कार्यकारिणी के गठन के बाद मंडल कार्यकारिणी के गठन की कवायद चल रही है। मंडल कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव की भी इतनी ही अहमियत है कि इसमें इतने बड़े बड़े नेता पसीने बहा रहे हैं और मंडल कार्यकारिणी की सीट के लिए नेताओं में आपसी खींचतान तक देखने को मिल रही है। शिमला में अपनी जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार करने पर मजबूर हैं। वीडियो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र कोटखाई का है, जिसमें लोगों को जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हुए देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर लकड़ियों की सहायता से एक दूसरे को सहारा देकर इतना खतरनाक उफनता हुआ नाला पार कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती भी यहां जान के लिए भारी पड़ सकती है। कोटखाई के चमन की आरवी पंचायत में जाने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रोज ये सफर तय करना पड़ता है। नाहन स्थित बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात प्रोग्राम को सुना। यहां जिलाध्यक्ष भाजपा विनय गुप्ता की अगुवाई में बूथ नंबर 43 और 44 के कार्यकर्ता कार्यक्रम सुनने पहुंचे। विनय गुप्ता ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने खिलाड़ियों का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से देश के कई इलाकों में युवा नशे से खुद को दूर कर खेल कूद की ओर तेजी से जा रहे हैं। देश में जागृति लाने के लिए एक नई उमंग से आगे बढ़ने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार युवाओं में नई जागृति उत्पन्न करना, देश के शिल्पकारों कामगारों के किए गए कामों का उल्लेख करना, उनकी उपलब्धियों का जिक्र करना, ताकि उनसे प्रेरणा लेके अन्य लोग अपने काम धंधे शुरू कर सकें। खिलाड़ियों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव की बात की। किस तरह से उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी को हाथ में उठा के हम शपथ लें। किस प्रकार से जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं देश की स्वतंत्रता के लिए, वीर सैनिकों के लिए, उन्होंने कहा है कि हम किस प्रकार से उनको सम्मानित करेंगे आने वाले समय में। ये चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की। प्रदेश सरकार के 8 महीने के कार्यकाल को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। ऊना में पुलिस कर्मियों को माफिया के बंधक बनाने पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। हमीरपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गृह क्षेत्र में हुई इस घटना पर कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया। मामले में केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने भाजपा को जवाब देते हुए कहा कि कोई मुद्दा न होने पर फिजूल की बयानबाजी करते हैं बीजेपी के नेता। सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि पुलिस के लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया और एसपी महोदय को फिर खुद पुलिस फोर्स ले जाकर के अपने पुलिसकर्मियों को छुड़ाना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ये सरकार कैसे संभालेगी। अन्य केसेस के मामले आ रहे हैं और हद तो तब हो गई जब जिस जिला से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आते हैं उस जिला में पुलिस को ये सूचना मिलती है कि कहीं पर अवैध रूप से सट्टेबाजी हो रही है, इलीगल रूप से लॉटरीज बेची जा रही हैं, और जब पुलिस वहां पे जाती है तो पुलिस को
बंधक बना लिया जाता है। ये किसके संरक्षण में हो रहा है? तो मैं कहता हूँ कि इनको तो दंड देना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके टाइम ऐसे रेप हुए, ऐसी घटना घटी हैं, उनके ऊपर ना चर्चा करते हुए ये आने वाले 2024 के चुनावों के लिए लोगों को भड़काएंगे और जो है वो अपना वोट सीधा करेंगे, और उसके बाद जो वोट मिल गया तो वही कहाँ होगा जैसे गुड़िया कांड का जो इन्होंने हासिल किया है। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र की 21 होनहार छात्राओं को भारत दर्शन करवाए। इसके लिए सभी छात्राओं का चयन कर लिया गया है। 31 जुलाई को सांसद भारत दर्शन के नाम से हमीरपुर से 21 छात्राओं का एजुकेशनल टूर एक सप्ताह के लिए रवाना होगा, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि इस एजुकेशनल टूर के लिए ऑनलाइन परीक्षा के बाद हुए इंटरव्यू के जरिए छात्राओं का चयन किया गया है, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं इस यात्रा के लिए बिलासपुर की कनिका शर्मा का चयन होने पर कनिका के परिजनों में खुशी का माहौल है। कनिका शर्मा का कहना है कि भारत दर्शन करने पर जहां उन्हें अपने ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी मिलेगी, वहीं दिल्ली, वाराणसी, अयोध्या जैसे स्थानों को देखने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। सिलेक्शन ऑनलाइन साइट के थ्रू मैंने सर्च किया था और वहाँ पे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन भरी थी और अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन भरी थी। फिर वहाँ पे मेरा ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, रिटन टेस्ट था, और उसके बाद रिटन टेस्ट के कुछ दिनों बाद हमें कॉल आई थी। फिर उन्होंने हमें बताया था कि हमें एक इंटरव्यू होगा जिसमें वो हमसे बातचीत करेंगे और हमसे कुछ सवाल पूछेंगे, और उस इंटरव्यू के बाद हमें एक ईमेल के थ्रू और उन्होंने हमारे पापा को और मुझे कॉल करके बताया कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। मैं इसके लिए अपने सांसद अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ जी, हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है और हमारे बेटी को बाहर जाने का मौका मिला है। इससे उसको कई जगहों पे घूमने और देखने का मौका मिलेगा। हमारी बेटी का सिलेक्शन होने पर हम अपने अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, इसमें बच्चों को बहुत कम चांस मिलता है जाने का, इसलिए हम 21 बच्चों का सिलेक्शन। हाँ जी, 21 बच्चों में बॉयज का सिलेक्शन नहीं। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने भेड़ों सड़क का निरीक्षण किया। सड़क को भारी बारिश से नुकसान पहुंचा है, इसे खुलवाने के लिए विधायक जेसीबी पर चढ़कर मौके पर पहुंचे। यहां विधायक ने पीडब्ल्यूडी विभाग को जल्द सड़क बहाल करने के निर्देश जारी किए। जो कि दिन रात जो है इसकी रेस्टोरेशन के लिए कार्य कर रहे हैं और सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी इसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं कि बारिश कम हो और जो भारी नुकसान हुआ उसका जो जल्दी से जल्दी उसको रेस्टोरेशन किया जाए सड़कों को। और वैसे तो सरकार ने हर क्षेत्र में हर सड़क पे मशीनें लगाई हुई है और ये केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए मैं ये बयान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोगों को नुकसान हुआ है उनके साथ हम खड़े हों और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ। विधानसभा क्षेत्र में जिसका भी कोई नुकसान हुआ है, कोई व्यक्तिगत भी हुआ है, तो भी जहाँ वैसे तो मैंने काफ़ी दौरा किया है, कहीं मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं और कोई भी मेरे को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकता है। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी नुकसान हुआ इसकी भरपाई की जाए। पौंग बांध से आए दिन छोड़े जा रहे पानी से व्यास नदी उफान पर है। व्यास में अधिक पानी आने से फतेहपुर और इंदौरा के निचले क्षेत्रों के अधिकतर गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी तक किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। कुछ लोगों के घर मवेशी भी इसकी जद में आ चुके हैं। तो नहर के किनारे लोग बसे हैं, उनको कैसा बचाया जाए आगे भविष्य? देखिए, अब हुआ क्या है कि आप ये देखिए कि 1988 में एक बार सबसे बड़ा यहाँ पे भयंकर फ्लड आया था, जब हेलीकॉप्टरों के द्वारा लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। उसके बाद मेरे हिसाब से 1998 में भी ऐसी सिचुएशन आई है और उसके बाद आखिरी ऐसी सिचुएशन जो थी वो 2003 में थी। 2003 के बाद ये 20 साल के बाद जो है इतनी विकट समस्या यहाँ पे आई है
तो हम इसको दो एंगल से देख रहे हैं। पहला तो ये है कि इस समय किस प्रकार से हम जो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ है जो लोगों को इवैक्यूएट करें और आगे जो है जान और माल का नुकसान होने से बचाएं। और दूसरा ये है कि भविष्य में ये समस्या दोबारा ना आए। अब पानी का स्तर ऊपर या नीचे होना हम रोक नहीं सकते, ये प्रकृति के हाथ में है, लेकिन हम एक अभी सर्वे करवा रहे हैं। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि फ्लड लेवल अभी हाई हैं, उसके बावजूद एक सर्वे अभी इस टाइम कंडक्ट किया जा रहा है जल शक्ति विभाग के द्वारा, PWD के द्वारा, जहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि 5 से 6 हमारी जो मेन साइट्स हैं जहाँ पर दरिया जो है, जो ब्यास नदी है, जो इसको तोड़ के गांव के अंदर निकल जाती है, वहां पर हम जो है फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स या चैनलाइजेशन का प्रावधान करें। तो इसकी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन में हम तैयार करेंगे। और एक बार जब फ्लड लेवल्स नीचे आ जाते हैं तो हाइट में रीएडजस्टमेंट्स करके इसको बिल्कुल मतलब प्रायोरिटी के बेस पे अगले बरसात के सीजन से पहले